नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनकी बार बार खिल्ली उड़ाने की आदत पड़ गई है डोनाल्ड ट्रंप को। मैक्रो को खबर मिली कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान तैयार हैं ट्रंप से बातचीत करने के लिए। बिना एक भी पल गंवाए फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन मिला दिया। हालांकि फोन पर जो बातें हुई उसको बिल्कुल ऑफिशियली कहीं भी जारी नहीं किया गया है। ऑफिशियली यही बात सामने आई है कि शांति की दिशा में मैक्रो पेजेस्कियान को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। वो चाहते हैं कि शांति वार्ता हो और एक अस्थायी शांति दुनिया में कायम हो जाए। ऑफिशियली यही जानकारी है। लेकिन इस फोन के साथ एक दूसरी खबर को भी देखना होगा, जो खबर है यूरोपियन नाटो बनाने की। बहुत समय से ट्रंप नाटो को गाली दे रहे हैं, बार बार धमका रहे हैं, नाटो छोड़ दूंगा, नाटो को मैं ही पैसा देता हूं, मेरी बदौलत चलता है, अमेरिका की बदौलत चलता है। अब यूरोप के जितने प्रमुख देश हैं वो सब यूरोपियन नाटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपियन नाटो बनने का मतलब, अगर एक तरफ यूरोपियन नाटो की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस्लामिक नाटो की बात हो रही है। अगर ये दोनों जमीन पर उतर आए तो फिर अमेरिका कहां होगा, आप कल्पना कीजिए। और उसकी परिस्थितियां, उसके लिए जमीन यूरोप में ही तैयार हो रही है। शुक्रवार को एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू के लिए पहले ही लिखा है गेट आउट, गेट लॉस्ट, नो एंट्री। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को नहीं, नेतन्याहू को तो छोड़िए, वो तो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे सबसे घृणित व्यक्ति बन चुका है। केवल हमारे यहां फोन ऑन होता है, बाकी कोई उससे बातचीत नहीं करना चाहता। ट्रंप, जिसका यूरोप के साथ रिश्ता, मतलब वो समझ लो आपकी नेचुरल से भी ऊपर है, वो और यूरोप अलग ही नहीं है। उसने ट्रंप को इस मीटिंग में भी नहीं रखा, और मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण है जिसमें ट्रंप को या अमेरिका को होना चाहिए था, उसकी प्रासंगिकता थी, वहां पे रेलेवेंस था, लेकिन नहीं, बुलाया ही नहीं, बाहर कर दिया। खबर यहां तक है कि इस मीटिंग में चीन को भी बुलाया जा रहा है। खबर तो यह भी है कि भारत को भी, 143 करोड़ आबादी वाला भारत है, तो इसका नेता कोई भी हो लेकिन देश की प्रासंगिकता तो रहेगी ही, तो भारत को भी बुलाए जाने की खबर है। और महत्वपूर्ण है कि चीन को बुलाने की। यूरोप में मीटिंग होगी, अमेरिका आउट होगा, चीन इन होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका के बिखरने का वक्त आ गया है, अमेरिका के टुकड़े होने का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर जिस दिशा में दुनिया बढ़ रही है और खासकर यूरोप बढ़ रहा है, उस दिशा में अगर बढ़ता गया तो अमेरिका, जो 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में है, टूटने की बात हम क्यों क्यों कह रहे हैं, मैं शुरू में ही बता दूं आपको, फिर बाकी चर्चा में और डिटेल में आएगा। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 31 ट्रिलियन की है, 31 ट्रिलियन, और अमेरिका पर कर्ज 39 ट्रिलियन का है। अमेरिका की ये दादागिरी, अमेरिका की ताकत सिर्फ पता है पेट्रो डॉलर है और कुछ नहीं है। 39 ट्रिलियन के कर्ज के बावजूद पेट्रो डॉलर, क्योंकि वो वर्ल्ड करेंसी पैदा करता है, तो वो पेट्रो डॉलर की वजह से 39 ट्रिलियन के कर्ज में भी अमेरिका चौधरी बना घूम रहा है। जैसे ही इस पेट्रो डॉलर पर चोट पहुंची, 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज वाला अमेरिका बिखर जाएगा। अमेरिका के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। आप इसको लिखवा लीजिए, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होंगे इस सब विषय के, वह भी इससे सहमत होंगे, और नहीं तो हम ओपन है इस चर्चा के लिए। भाव को लाइए, चर्चा कम से कम अभी हम ही लोग करते हैं। स्वागत है। जरा हेडलाइन लाइए, 2 हेडलाइन लाइए। हाँ, ये देखिए, यूरोप बनेगा आत्मनिर्भर, अमेरिका को किया अलग थलग, यूरोपियन नाटो बनाने की तैयारी। देखिए, हमारे मोदी जी विश्वगुरु बन गए, उन्होंने आत्मनिर्भर बनने कहा था, सब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसी तो कहते हैं विश्वगुरु, ऐसा गुरु जिसका जिसकी बात पूरा विश्व सुने, तो सुन लिया, सब आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
यूरोपियन नाटो बनाने की तैयारी। अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन लाइए। डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखाने की तैयारी में यूरोप, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर पक रही कौन सी खिचड़ी। अब जरा देखते हैं कौन सी खिचड़ी पक रही है, मूंग की है किसकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान में चल रही तनातनी के बीच अब यूरोप के नए प्लान से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को तगड़ा झटका लग सकता है। यूरोप के देश होर्मुज सुरक्षा के लिए एक नया समूह बनाने की योजना पर गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं और ट्रंप को इससे दूर रखने का ही प्लान है। आगे चलिए, चेंज करते चलिए। इस योजना में अमेरिका को जानबूझकर शामिल नहीं किया जा रहा है। इस कदम को अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच हाल के दिनों में बड़ी दूरियों का नतीजा माना जा रहा है। इस योजना से जहां एक तरफ अमेरिका को दूर रखने की बात कही गई है, वहीं संकेत मिले हैं कि इसे लागू करने के लिए ईरान और ओमान जैसे क्षेत्रीय देशों के साथ तालमेल को भी जरूरी माना जा रहा है। ईरान और ओमान के साथ तालमेल होगा और अमेरिका आउट। मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हाल ही में एक बयान में कहा कि इस मिशन में वे देश शामिल नहीं होंगे जो इस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। अब इस लाइन पे देखिए, जो संघर्ष का हिस्सा रहे हैं वे देश शामिल नहीं होंगे, लेकिन ईरान से बातचीत करेंगे। और राष्ट्रपति को फोन किया, ईरान के राष्ट्रपति को, मसूद पेजेस्कियान को। यानी युद्ध में शामिल एक पक्ष नहीं जो है उसमें हिस्सा लेगा, साथ नहीं रहेगा, दूसरा पक्ष रहेगा। यानी ईरान अब यूरोप के लिए, जो ईरान को 47 साल से दुनिया में छूट रखा गया था, वो ईरान अब सब साथ आएगा। अमेरिका और इजराइल नहीं साथ रहेंगे। सीधा सीधा इस लाइन का मतलब ये है, संघर्ष में शामिल देशों में ईरान रहेगा, दूसरा पक्ष नहीं रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास होगा जो जंग में शामिल सभी पक्षों के साथ नहीं किया जा सकता। जर्मनी ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। अब इस योजना को लागू करने के लिए एक हफ्ते मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कई देशों के साथ एक बैठक भी कर रहे हैं। इस हफ्ते बैठक कर सकते हैं जिसमें इस योजना पर चर्चा होगी। इस बैठक में अमेरिका को शामिल नहीं किया जाएगा, वहीं चीन और भारत को बुलावा भेजा जाएगा। अमेरिका आउट। इसमें जर्मनी का नाम जो है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। जर्मनी का नाम आना महत्वपूर्ण है क्योंकि जर्मनी इसमें शुरू में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, वो अमेरिका से अलग होने तैयार नहीं था। वहां उसके बेस हैं और सैनिक है अमेरिका के। अब एक बेस तो मिनी अमेरिका कहा जाता है, एक ऐसा बेस भी है जर्मनी में, लेकिन अब वो भी इसमें शामिल हो गए। मध्य पूर्व की जंग और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच अब यूरोप एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी में है। एक ऐसा सुरक्षा ढांचा जिसे अनौपचारिक तौर पर यूरोपियन नाटो कहा जा रहा है। आगे चलिए, यही यूरोपियन नाटो जो कहा था, उसको यूरोपियन नाटो के नाम से बुलाया जा रहा है। आगे चलिए, आगे। इस प्रस्ताव के तहत एक बहुराष्ट्रीय रक्षा गठबंधन बनाया जाएगा जो समुद्री जहाजों की सुरक्षा, माइन हटाने और निगरानी का काम करेगा। खास बात यह है कि यह पूरी व्यवस्था यूरोपीय कमांड के तहत चलेगी, न कि अमेरिका के नेतृत्व में। यही बदलाव इस योजना को सबसे अलग बनाता है। दरअसल यह कदम सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। हाल के दिनों में ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच ईरान युद्ध को लेकर मतभेद बढ़े हैं। कई यूरोपियन देशों ने अमेरिका के सैन्य अभियान या ब्लॉकेट जैसी रणनीतियों का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया था। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। इस योजना के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जो प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित हैं 3। पहला, युद्ध के दौरान फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालना। दूसरा, समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना। और तीसरा, भविष्य में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए निगरानी और एस्कॉर्ट सिस्टम तैयार करना। और इसमें ईरान और ओमान दोनों को स्टेक होल्डर रखा जाएगा। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। ये देख लीजिए, अब इनको दिखा करके पहले सवाल पे चलेंगे। नाटो वॉज नॉट देयर फॉर अस एंड दे वोंट बी देयर फॉर अस इन द फ्यूचर। नाटो हमारे लिए वहां पर नहीं मौजूद था और आगे भी नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ये देखिए एक ऐसा मातम मना रहा है, रुदाली की स्थिति इसकी हो गई है। ये मातम मना रहा है, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। आगे नहीं, आगे तो तुमको आउट किया जा रहा है भाई, अब हटा दीजिए। जर्मनी की इंपॉर्टेंस ये है कि जो माइंस वगैरह हटाना है, तो जो देश दुनिया में, जो ऐसे देश हैं जो माइन स्वीपिंग में बहुत तरक्की किए हैं, उनमें जर्मनी है, जापान है, ये टॉप के देश हैं। जर्मनी शुरू में अमेरिका से अलग, वो स्टैंड युद्ध पे क्लियर था कि हमारा युद्ध नहीं है, कई बार जो है उसके चांसलर ने कहा, लेकिन अमेरिका से अलग रास्ता अपनाने के लिए जर्मनी नहीं तैयार कि अलग रास्ते पे तो नहीं चलेंगे, ठीक है युद्ध में नहीं जा रहे।
लेकिन अब अलग रास्ते पे जाने के लिए वो भी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कदम ताल करने को तैयार है। भाऊ, ये स्थिति मतलब कभी सोचा था, वही वाली बात हुई कि कभी ये सोचा था कि जो है 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला आखिरी उसका लक्ष्य होगा राज्यसभा जाना। तो कभी ये ट्रंप ने, इसका मतलब ट्रंप के अभी आखिरी सपना यही था कि गली गली से उसको भगाया जाए। सब कुछ करेंगे हम, एप्स्टीन के द्वीप से लेकर सब जगह मौज मारेंगे, आखिर में गली गली भगाए जाएंगे। हैं? आशीष जी, ये हमारे था। एक कहावत है, बोया हम्म, पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हम्म, आप ईरान इजराइल के इस स्टैंड ऑफ के पहले वाली स्थिति देखिए, जब ये व्हाइट हाउस में आया। हम्म, जब दूसरी बार ये व्हाइट हाउस में आया तो ये पूर्ण रूप से हिटलर से भी बड़ा तानाशाह बन के तैयार था। हम्म, इसकी स्थिति देखिए, व्हाइट हाउस हम्म, में शपथ लेने के पहले इसने ललकारा कि जो ये ब्रिक्स विक्स जो है ये बंद करो, ब्रिक्स तुम्हारा ये क्या चल रहे हो तुम ब्रिक्स वाले, यदि हम्म, डॉलर को रिप्लेसमेंट करने की सोचा भी तुमने, हम्म, ऐसे सैंक्शन लगाऊंगा तो नानी याद आ जाएगी। हम्म, और उसके बाद भारत जो ब्रिक्स का सिरमौर था, और भारत जिसने, हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में अपनी करेंसी होने की बात कही थी, यूरो जैसी, हम्म, वो सबसे पहले हमारे विदेश मंत्री सरेंडर हो गए। नहीं नहीं, हमने तो कभी ब्रिक्स ने ऐसा सोचा ही नहीं और ब्रिक्स ऐसा कभी करा ही नहीं, अपने ही प्रधानमंत्री को मुंह पे गिरा है। उसके बाद जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने टेरिफ युद्ध शुरू कर दिया, और उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई सारा विश्व जो है वो हमको प्रॉफिट कमा के देगा, मैं जैसा बोलूंगा वैसा, तुम्हारा माल भारत अमेरिका में आएगा, मैं टैक्स लूंगा, मेरा माल अमेरिका का माल तुम्हारे देश में आएगा, जीरो टैक्स पे जाओगे। और इस दादागिरी के चलते उसने यूरोपियन यूनियन में कई देशों के साथ बदतमीजी की, उसमें यूके से लेकर तमाम लोग, सबसे कनाडा, आप इमेजिन करिए जब आया तो कनाडा के साथ क्या हाल हुआ, मैक्सिको के साथ क्या हाल हुआ, चाइना के साथ क्या हाल हुआ। नाटो के देशों को भी इसने नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं देखा कि यूरोपियन यूनियन मेरे साथ है, नाटो मेरे साथ है, नाटो के देशों को भी इनने रगड़ा, और यहां तक बात आ गई कि मैं ग्रीनलैंड भी कब्जा कर लूंगा, ग्रीनलैंड मुझे चाहिए। छोटा बच्चा है, ट्रेन में जाता है तो वो नहीं करता है, सामने वाला कोई चॉकलेट खा रहा होगा तो ये बच्चा बोलता मुझे भी चॉकलेट चाहिए, मुझे भी चॉकलेट चाहिए, वैसे शुरू हो गया मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। नाटो ने मना कर दिया, क्या हो गया इस आदमी। और ये इस आदमी को हवा, मतलब आपने देखा होगा जब भी टैरिफ वाली बात होती थी या टैरिफ को लेके झगड़े होते थे, हम्म, चाइना ने आंखें दिखाई, अफ्रीका ने आंखें दिखाई, फ्रांस ने आंखें दिखाई, ये यहां तक कि यूक्रेन जो युद्धग्रस्त था उसने आंखें दिखाई। हम्म, सब ने अपने देश का इंटरेस्ट पहले देखा। एक भारत जैसे देश जो है, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये जो देश है ये कहीं ना कहीं इस ट्रंप को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। इन्होंने उसके उस हिटलर की सोच को हवा दी कि जय मालिक, आप 18% लगाइए हम पे, हम 0% पे लेंगे, हमारे किसान बर्बाद हो चलेंगे, आपके किसान आबाद हो जाने चाहिए। तो उसको लगा कि जब इंडिया जैसा देश और बाकी लोग जब मेरे पास सरेंडर है तो ये बाकी क्या है। आपने रगड़ दिया, आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। इसराइल ने आपको बोल दिया कि अरे तुम आ जाओ, 2 मिनट के अंदर ईरान खत्म कर देंगे हम दोनों मिलकर। फंस गए आप। अब आपको मदद चाहिए, कौन मदद करेगा आपको, क्योंकि आपने किससे दोस्ती रखी। सपोज आप मदद भी करते, फ्रांस भी आता, जर्मनी भी आता, नाटो भी आता मदद के लिए, उसके बाद क्या होता। आप ही ने, आप तो इतिहास के स्टूडेंट रहे, आपने ज्यादा पुराना नहीं, इराक वाले युद्ध में ही बताया था। क्या हम्म, नाटो इराक के युद्ध में नहीं था। हम्म। नाटो को क्या हासिल हुआ इराक अफगानिस्तान के में भी युद्ध था, में। हर जगह था, अफगानिस्तान में भी था। अब क्या मिला नाटो को, मुझे बताइए। ईरान के तो ऑयल कंपनियों में इन्हें कब्जा करवा दिया। नाटो को क्या मिला। फिर भी नाटो साथ देता, लेकिन नाटो को भी आपने, हर हर एक आदमी ने, क्यों सऊदी कह रहा कि आप यहां ब्लॉकेड मत करो, क्योंकि सऊदी जो आपको अपना मानता था सगा, इन्वेस्टमेंट जो चाहे वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में सऊदी कर रहा था, उसके प्रिंस को आप इतनी गंदी भाषा में बात करोगे कि जीवन में किसी ने कभी उस राजघराने के बारे में बात नहीं की होगी।
आप फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को कहोगे कि अरे उसके बीवी ने उसको मारा, जबड़ा टूट गया उसका, क्या बात करूं उससे, ये बात करोगे आप? हम्म, आपके पत्नी के क्या, जिससे आपने शादी की, उसके क्या अभी चर्चे हो रहे हैं बाहर एफ में, देखिए ये क्या दूसरे बेशर्म की, अपना। मतलब इतना इतना घिनौना और इतना निचले दर्जे पे मोदी जी। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमें बहुत बुरा लगता है जब वो कहता है कि अरे मैं मुंह खोल दूंगा तो राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। ये करेगा राजनीतिक करियर बर्बाद मोदी का? भारत की जनता तय करेगी मोदी जी के साथ क्या होना है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये हमारा अधिकार है। वो हमको डिक्टेट करता है वहां से, अरे इसको मैं बर्बाद कर दूंगा, इसको मैं, ये भागता हुआ जाएगा, ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। उसने जो मोदी जी के बारे में कहा, वो 140 करोड़ लोगों के मुंह पे थूक दिया था उसने, और हम वो थूका हुआ फिर साफ करके फिर उसके सामने खड़े हैं और थूक भाई। तो कोई खुश नहीं था, सब इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद जो ईरान के साथ उसने किया, ये पागलपन था। मैं पाषाण युग में लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाओगे पाषाण युग में? हार्मुज पे मैं कंट्रोल कर दूंगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम रशिया का ऑयल रोक के लोगों को कह रहे हो मेरा ऑयल खरीदो। क्या मार्केटिंग दादागिरी से कर रहे हो? नहीं तो मैं समुद्र में जहाज नहीं आने दूंगा। कौन होता है तू? हु आर यू? किसने तुमको अधिकार दिए? तो ये सारा सबको ये पता। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी, एक और इंसिडेंस मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप रिकलेक्ट करिए। एक शो किया था आपने उसपे, इसने ईरान और इजराइल को लेकर एक नया यूनाइटेड नेशंस बनाने का प्रयास किया था। खूब देशों को इकट्ठा किया था और उसमें मेंबरशिप दी थी, और वो इतने इतने करोड़ रुपए। वो गजा को लेकर के, गजा को लेकर हाँ, के। हाँ। हाँ, तो वो उसने एक नया बोर्ड ऑफ यूनाइटेड पीस। नेशंस को भी, हाँ, यूनाइटेड नेशंस को गाली देके एक अपना नया ग्रुप तैयार करने का, मतलब अब मैं सब कुछ हूं, पूरे पृथ्वी पर मेरा राज है। कौन करेगा भाई? ये तुम्हारे दो चार सऊदी वऊदी आए होंगे साथ में, भाई चलो हमारे यहाँ बेस है तो चलो। जापान भी बोलो मेरे को 50,000 सैनिक है तो आ जाए। भारत को इन्विटेशन दिया था और वो कैटेगरी में रखा था जहां हजारों लाखों डॉलर देने थे। हम्म वो खत्म, बोर्ड ऑफ पीस भी, उसका भी कहीं पता नहीं चल बोर्ड ऑफ रहा पीस, है। हाँ एग्जैक्टली, बोर्ड ऑफ पीस खत्म हो गया। तो ये लगातार जो इसके क्रियाक्रम है, ये बता देता है कि भाई साहब ये आपके पास रहेगा तो ये बर्बाद कर देगा। इसको इनवाइट करना क्या मतलब है? सबने सरेंडर होना। ये किसी को बोलने नहीं देगा, अपनी हम्म, चलाएगा, वहां गुट तोड़ देगा, धमकाएगा। इससे अच्छा तू तेरा अमेरिका देख, हम बाकी देखेंगे। और जो इस ईरान इजराइल युद्ध में जो पूरे यूरोप के देशों का ये जो सोच रहा है, वो सोच ईरान को भी सूट करता है। हम्म, ईरान उसमें यदि मेंबर बनेगा तो ईरान भी बोलेगा हरमुज आ जाओ। मैं, ईरान ने पहले ही बोला कि यूरोपियन देश हरमुज से जो चाहिए वो शिप भेज सकते हैं अपना, हम उनको रास्ता देंगे। ईरान कोई विश्व के ऑयल पे बैठना नहीं चाहता। ईरान सट्टा नहीं खेलना चाहता तेल का। ईरान ने हार्मोज एक वेपन करके उपयोग में लाया है, हम्म। वेपन करके। ये युद्ध खत्म हो जाएगा, वेपन वेपन शस्त्र अपने म्यान में चला जाएगी तलवार। अभी भी चाइना के लिए खुला रहना, अभी भारत के लिए भी बोल रहा ना तेल लेके जाओ। हम्म। इतना भारत ने गद्दारी करने के बाद भी कौन रोक रहा है? लेकिन भारत का वहां शिप निकालने में यह डर रहा है क्योंकि अमेरिका के लोग बोल रहे हैं कि मत निकालो। ये डरपोक है। तो वो जो यूनियन है और वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, मैं बता रहा हूं। हाँ, वो चीन को भी इन्वॉल्व अब कर रहे हैं। अब बनेगा, अब बनेगा। जब देखिए और अगली वो हेडलाइन बनेगा, और लेंगे। मुझे लगता है वो यूनाइटेड नेशंस से ज्यादा समझदार होगा। ये काम यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए था। नहीं नहीं, जो उसकी औकात यूनाइटेड नहीं। नेशन, यूनाइटेड नेशंस तो ऐसा एक बुजुर्ग हो गया घर का कि जिसको नहीं नहीं, बस कोई आया तो वो बाहर से वो आता, जवानी सिर्फ में भी देख लेता ऐसा और ही बाहर था। चला जाता। भाऊ जवानी में भी ऐसे था। उसकी यूएन की नींव ही कमजोर थी, नींव कमजोर थी। वो तो बिल्कुल विषय बिल्कुल। यूएन कैसे बना, उसकी नींव ही बहुत कमजोर थी। ये देखिए जरा, ट्रंप से बात करने को तैयार हैं ईरान के राष्ट्रपति। सुनते ही मैक्रो ने तुरंत घुमाए दो फोन, होर्मुज पर जुटेंगे कई देश। अब जब इसके भीतर चलिए, फिर जो है ये हम आते हैं उस वाले मसले पे, अमेरिका किस मुसीबत में जा सकता है।
पश्चिम एशिया जंग में ऐसा मोड़ आया जिसने धड़कनें बढ़ा दी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेबल पर बैठकर बात करने को तैयार हैं। जैसी खबर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तक पहुंची, उन्होंने बिना वक्त गवाए 2 अहम फोन कॉल घुमा दिए, सुलह की कोशिशें तेज कर दी। इसके अलावा मैक्रो ब्रिटेन के साथ मिलकर होर्मुज में जारी नाकेबंदी को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। आगे चलिए। मैक्रो ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी फोन पर बात हुई। मैक्रो का एजेंडा इस्लामाबाद में रुकी बातचीत को फिर से शुरू करना और गलतफहमियों को दूर करना था। मैक्रो ने जोर दिया कि किसी भी सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही होर्मुज को भी बिना शर्त या कंट्रोल के खोला जाना चाहिए। आगे चलिए। इसमें महत्वपूर्ण है कि पश्चिम एशिया में शांति के लिए फ्रांस ब्रिटेन मिलकर इस शुक्रवार को पेरिस में एक खास कॉन्फ्रेंस लगाए जा रहे हैं। इसमें उन देशों को शामिल किया जाएगा जो सीधे जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन सुरक्षा हालात सुधरते ही होर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहाल करने में मदद कर सकते हैं। इसमें 4 एजेंडा है, 4 एजेंडा खाली देखिए फिर आगे चलेंगे। 4 एजेंडा कौन कौन से हैं, लाइए करके। मल्टीलेटरल डिफेंस मिशन। मैक्रो ने साझा किया कि इस बैठक का मकसद एक ऐसी साझी सेना या निगरानी सिस्टम बनाना है जो केवल डिफेंसिव होगा, ये ऑफेंसिव फोर्स नहीं होगी। इसका काम होर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को सुरक्षा देना होगा ताकि उन पर कोई हमला ना हो सके। अगला लाइए, 2 नंबर। होर्मुज को बिना शर्त खोलना। दुनिया के कई देशों के एक साथ आने से ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनेगा और वह होर्मुज खाड़ी को बिना शर्त, कंट्रोल या टोल टैक्स के तुरंत खोलेगा। अभी नाकेबंदी की वजह से तेल के जहाजों का रास्ता रुका है, जिसे बहाल करना ही इस मीटिंग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 3 नंबर लाइए। 3 नंबर, तेल की कीमतों में स्थिरता। जब इतने सारे देश मिलकर समुद्री रास्ते की सुरक्षा की गारंटी देंगे तो ग्लोबल मार्केट में भरोसा लौटेगा। इससे कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों में गिरावट आएगी और दुनिया भर में जो एनर्जी शॉक लगा है उससे राहत मिलेगी। 4 नंबर पॉइंट लाइए। ये बैठक कई देशों के बीच एक ब्रिज का काम करेगी। मैक्रो चाहते हैं कि ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति के बीच बातचीत का जो रास्ता खुला है उसे इन देशों का समर्थन मिले। इससे सीज फायर की कोशिशों को मजबूती मिलेगी, जिसमें लेबनान को भी शामिल कराने की योजना है। अब इसके तुरंत बाद एक बाइट है, वो सुनवा दीजिए। ये सारे पॉइंट दिमाग में रखिए, दर्शकों को हम कह रहे हैं, और इसके साथ जरा एक बयान सुनिएगा। बयान सुनिए तब क्लियर हो। हाँ, चला दीजिए इनको साहब। Mike 24 News English. Is there something specific your Lebanese counterpart said today to give you optimism that the LAF will really begin to take hold in southern Lebanon and disarm Hezbollah? And also, conspicuous by their absence today were the French. Did Israel make a concerted, active effort to keep the French away from these negotiations? Well, I hope we won't have to make a concerted effort, but we certainly don't want the French anywhere near these negotiations. We'd like to keep the French as far away as possible from pretty much everything, but particularly when it comes to peace negotiations. They're not needed. They're not a positive influence, particularly not in Lebanon. फ्रांस के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से, पेजेस्कियान से बात किया, कहा कि लेबनान को सीज फायर में लाओ और शांति वार्ता आगे बढ़ाओ। मुख्य बात ये जो जिसको आपने सुना, ये इजराइल का अमेरिका में राजदूत है। इसने कहा है कि हम फ्रांस को इन वार्ताओं के पास देखना भी नहीं चाहते हैं, इसके आसपास फ्रांस को नहीं देखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। हम चाहते हैं कि शांति वार्ताओं से फ्रांस को बहुत दूर रखा जाए। अब 2 बातें हैं, ये तो दूर रखा जाए, मतलब इजराइल वो है जो अमेरिका को और मुसीबत में हर दिन डाल रहा है। अगर थोड़ा सा वो रिलेशन रखना भी चाहें तो ये गाली दे रहा है, अमेरिका दे तो दे, ये भी बदतमीजी कर रहा है, तो फिर जवाब तो मिलेगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों ने देखा कि होर्मुज बिना शर्त खुल जाए, कोई टोल न लगे। ये बात तो हम पिछले 1 सप्ताह से कर रहे हैं कि ये टोल ट्रंप को बताने के लिए। टोल नहीं लगाएगा ईरान, यूरोप को कोई टोल नहीं लगाएगा, केवल मुद्रा तय होगी, मुद्रम व्यापार। वो सिर्फ अमेरिका पे प्रेशर लाने के लिए टोल लगा रहा है। उसने बाकायदा चीन, भारत, पाकिस्तान, इन तमाम देशों को टोल रहित शिप निकालने के लिए बोला है, उन पे टोल नहीं लगा रहा है। वो कतर से जब गैस निकलेगा और वो जापान जाएगा तो वो टोल लेगा। किसी का तेल निकलेगा और वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वो टोल लेगा, सिर्फ बताने के लिए।
कि मैं टोल ले रहा हूं, आपको जो करना सो करो, मेरा कंट्रोल है इसमें। हार्मोज जैसा पहला था वैसा पहला हो सकता है। और ये जो फ्रांस से लेके तमाम चीजें जो लोग कह रहे हैं कि हम सब करेंगे, तो उसके लिए करने की जरूरत भी नहीं है। यदि ये वॉर कॉल ऑफ होता है, यदि ये शांति स्थापित होती है, तो हार्मोज नॉर्मल रहेगा। जब हार्मोज नॉर्मल रहेगा तो फिर आपको समुद्र की लुटेरों से ही आपको सुरक्षा चाहिए। वो समय समय पर मेरीटाइम लॉ जो है वो समय समय पर पास वाले देश से सुरक्षा लेता है। कई बार भारत के जहाज भी जाके समुद्री लुटेरों से जहाज छुड़वा के लाए हैं। लेकिन ये जो पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ है, ये सिर्फ अमेरिका को इंडिकेशन देने के लिए कि मालिक आपकी जरूरत नहीं है, आपने सब दूर इतना गंदगी फैला के रखी है कि अब आपके बगैर दुनिया चलेगी। और आशीष, मुझे जो लगता है, जिसका आपने ओपनिंग में जिक्र किया था अमेरिका के कर्ज का, वो स्थिति इतनी भयावह है कि अब इस युद्ध के बाद ईरान पहले भी नहीं ले रहा था और ईरान अब डॉलर में धंधा नहीं कर रहा। कई देश अब अपने करेंसी में बिजनेस करना चाहेंगे, करेंसी टू करेंसी लेवल पे। चाहे भारत जैसा देश हो जो सबसे बड़ा मतलब चाइना के बाद नंबर 2 पोजीशन पे आता है इंपोर्ट तेल करने वाला, वो डॉलर देने से परहेज करेगा यदि अमेरिका के कब्जे से निकल आया, हमारे यहाँ दिल्ली में कुछ बदलाव हुआ तो। नहीं तो डॉलर बरकरार रहेगा। डॉलर करेंसी नहीं रहता तो क्या होता है? आपको लगता है सबको लगता है अमेरिका इतना बड़ा है और अमेरिका इतना युद्ध में खर्चा कर रहा है और अमेरिका 1800 करोड़ रुपए के ड्रोन और ये खोखला है। ये सिर्फ विश्व के ये वो पैरासाइट है, वो जो बेल रही थी ना, अमर बेल, ये अमर बेल है इस विश्व। ये अपना डॉलर जबरदस्ती चलवा के अपनी इकोनॉमी बचा रहा है। नहीं तो अमेरिका की इकोनॉमी के मैं कुछ आंकड़े दूं आपको तो भयावह होगा, भयावह। देखिए 2026 अगस्त 2026 ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 महीने के बाद इसका डेप्ट जो है, कर्जा 40 ट्रिलियन डॉलर है। हम 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो 40 ट्रिलियन डॉलर का उसके ऊपर कर्ज है। 25 के आखिरी क्वार्टर में ये 38 ट्रिलियन डॉलर था। इसका ग्रोथ जो है वो करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर हर साल कर्जा बढ़ रहा है। इसका जो इनकम है, टोटल इनकम अमेरिका का, उसके रेशो यदि देखा जाए, डेब्ट टू रेवेन्यू, मतलब कर्जा और मिल्कियत जो इनकम हो रही है, उसका रेशो है 6.5 to 1। मतलब 1 रुपया जब वो कमाता है तो 6.5 रुपए का कर्ज है उसके ऊपर। अब इमेजिन करिए, 1 रुपये इनकम है और 6.5 रुपए कर्ज है। उसके आगे ये तो हो गया डेप्ट। गुरुजी, हम तो जीडीपी का 3% 5% में कहते कि ओ किधर इकोनॉमी जा रही है भाई, मर जाएंगे वो बनाना रिपब्लिक हो जाएगा। 5-7% हो गया तो इसका जीडीपी डेप्ट रेशियो जो है, जीडीपी सकल उत्पाद और कर्जा 120% है। 120%। तो ये अमेरिका सिर्फ इसलिए जीवित है कि इसका डॉलर चल रहा है सब दूर। जिस दिन ये डॉलर बंद हो जाएगा चलना, उस दिन सारा विश्व का डॉलर अमेरिका में आ जाएगा। अमेरिका में इन्फ्लेशन ऐसा हो जाएगा कि अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा। हाँ, डिमांड खत्म, डॉलर की डिमांड ही खत्म हो जाएगी ना। डिमांड तो होगा। नहीं, उसका एक रिवर्स भी तो देखिए ना। अब मेरे पास, हमारे यहाँ सपोज डॉलर है 150 करोड़ के डॉलर, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जब डॉलर खत्म तो हम वो डॉलर काय को रखेंगे यहाँ पे? हम वापस कर देंगे। तो जब डॉलर वापस होने जाएंगे तो अल्टीमेटली डॉलर जाएगा कहाँ? सारा पहुंचेगा अमेरिका। तो विश्व का डॉलर जब अमेरिका में वापस आ जाएगा तो करेंसी का इतना इन्फ्लेशन हो जाएगा कि करेंसी की वैल्यू टूट जाएगी। जो आज $4 का यदि उनको 1 गैलन पेट्रोल मिलता है, वो $400 देने पड़ेंगे उसको 1 गैलन के लिए, क्योंकि करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये जानता है और ये अब ट्रंप अमेरिका को इस रास्ते पे लेके जा रहा है।
बिल्कुल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में ये मेक गोबर अमेरिका, गोबर बना दिया अमेरिका को। क्योंकि ये यदि लोग इकट्ठा हो गए यूरोपियन यूनियन वाले, ये फ्रांस और यूके करके, और इनका समझौता यदि इनके साथ हो गया हार्मोज के साथ, तो आशीष फिर हर कंट्री हार्मोज को लेके ईरान के साथ समझौता करेगा। तब कुछ भी उसमें कुछ बहुत बड़ा और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। समझौते में करना क्या है, यूरो में तेल खरीदने लगे, चीन अपने करेंसी में खरीद ही रहा है, रूप खत्म हो गया। यूरोप जहां यूरो में आया खत्म, पूरा ये खेले खत्म अमेरिका का हो जाएगा। और फिर आपको मैं आखिर में पोलैंड, ये यूरोप के कंट्रीज, अभी आपने फ्रांस और सब कुछ सुना है, मैं पोलैंड को सुनवाता हूँ क्या कहना है पोलैंड का, जब सुनवाइए। पोलैंड क्यूबा ये तो बल्ले बल्ले हो रही है। सुनाइए, पोलैंड को सुनाइए। Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie? Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną ये पुलिस एमपी कोनराड बर्कोविच हैं, ये जो है इजराइल के बारे में ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने क्या किया। पुलिस एमपी कोनराड बर्कोविच डिस्प्लेड एन अल्टर्ड इजरायली फ्लैग इन पार्लियामेंट। अल्टर्ड इजरायली फ्लैग पार्लियामेंट में पोलैंड के इन्होंने डिस्प्ले किया, फीचरिंग ए स्वास्तिक। और वो फ्लैग जो है अल्टर्ड फ्लैग दिखा के क्या कहा, इजराइल इज ए न्यू थर्ड रीच एंड दैट्स हाउ इट्स फ्लैग शुड लुक। ये ऐसे ही दिखना चाहिए इसका झंडा। आई कंडेम योर जेनोसाइड अक्रॉस ऑल फिलिस्तीन। ये देखिए, ये दिखाया। आई कंसीडर यू नाजीज। ये बहुत मतलब स्वस्तिक नाजी का सिंबल है, हिटलर का सिंबल था स्वस्तिक। उसने कहा कि आपका झंडा जो है इजराइल ऐसा बना दीजिए कि आप नाजियों और हिटलर से कम नहीं हो, जो जिनोसाइड आपने किया है हर जगह। इसका झंडा आपको हिटलर बना दिया। ये जगह जगह पे यही है। यही बात किसने कही थी? साउथ कोरिया ने। और ये सारे साउथ कोरिया ने कही थी कि ये हिटलर है, ये नाजी वाले रास्ते पे चला गया है। पोलैंड के संसद में, पोलैंड की पार्लियामेंट में फ्लैग इसका वो करके और नाजियों से कनेक्ट करके कि ये नरसंहार करने वाला है, नाजी है। ये इजराइल की स्थिति है। बस हमारे यहाँ जयशंकर बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है इजराइल को अच्छा बोलने वाला इस पूरे युद्ध में इजराइल सबसे बड़ा विलन है। विश्व ने उसको विलन बना दिया, विश्व ने उसको टर्म कर दिया सबसे बड़ा विलन। पूरी दुनिया में अकेला देश है, पूरी दुनिया में अकेला देश है भारत। पूरी दुनिया में अकेला देश है। अमेरिका को तो हटा दीजिए, अमेरिका तो वो है, अकेला भारत। अकेला भारत है जो इजराइल को बोलता है। और हमारे यहाँ तो मैं ताज्जुब लगता है आशीष जी, मैं तो चाह रहा हूं कि आपके पास इतना मटेरियल है, एक अलग से शो करिए आप। उस शो में विश्व के तमाम पार्लियामेंट में कैसा डिस्कशन हुआ उसका एक झलक दिखाइए। और हमारे देश में देखिए क्या बात होती है। हमारे देश में अमेरिका इजराइल का नाम नहीं लेने देते। नो नो नो। अरे सब क्या कहा ये देखिए, और ये सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं अपने आप को। अरे छोटे छोटे देश भी इस युद्ध को लेके बातचीत कर रहे हैं, अपने विषय रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। जब हमारे यहाँ 125 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस युद्ध से हमको क्या हानि होती है। तब भी नहीं समझ में आएगा भाऊ, तब भी नहीं आएगा। जिस देश में मीर जाफर देशभक्ति का मफलर मुंह पे बांध करके निकलता हो, बिल्कुल सब वही है, सब वही है। हमें इजाजत दीजिए, हम और खबरें लेकर के आते हैं। कुछ भारत की भी जरूरी खबरें हैं और भारत के एक एक आदमी से जुड़ी हुई खबर है, इसलिए उस पर भी अभी हम आ रहे हैं तत्काल ही लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।